सबसे पहले आज हम आपको नए भारत की ताकत के बारे में बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मालदीव्स की सरकार ने अपने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया है और इन मंत्रियों के नाम हैं मरियम शिओना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद। इन तीनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सोशल मीडिया पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और लक्षद्वीप के साथ भारत के लोगों का भी मजाक उड़ाया था और यह कहा था कि भारत के लोगों से दुर्गंध आती है और आज भी भारत के लोग खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। जब भारत के बीच रिजॉर्ट्स पर जाते हैं तो उनके कमरों से बदबू आती है। इसलिए भारत के लोग चाहे जितना मर्जी लक्षद्वीप को प्रमोट कर लें, लक्षद्वीप कभी भी मालदीव्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसा वहां के लोग और वहां के मंत्री लगातार लिख रहे थे। इनमें एक मंत्री ने अपने ट्वीट में यह बताने की कोशिश की कि भारत के जो लोग खुले में शौच करने के लिए जाते हैं वो पर्यटन के मामले में मालदीव्स के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर से मुकाबला करने का सपना देख रहे हैं। जबकि ये जो वीडियो उन्होंने शेयर किया था वो भारत में खुले में शौच करने का नहीं था, बल्कि ये वीडियो उन मछुआरों का था जो मछली पकड़ने के लिए असल में जा रहे थे। मालदीव्स के इन तीनों मंत्रियों ने जिस तरह से भारत का मजाक उड़ाया, उसके बाद भारत सरकार की कड़ी आपत्ति पर मालदीव्स की सरकार को अपने इन तीनों मंत्रियों को निलंबित करना पड़ा और कहना पड़ा कि इन मंत्रियों के आपत्तिजनक बयानों से वहां की सरकार का कोई संबंध नहीं है। इस मुद्दे पर आज भारत ने मालदीव्स के उच्चायुक्त को तलब किया था और इस पूरे घटनाक्रम पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। जबकि मालदीव्स की राजधानी माले में भी भारत के उच्चायुक्त ने वहां के विदेश मंत्रालय के राजदूत के साथ एक बैठक की और प्रधानमंत्री मोदी के अपमान का मामला वहां पर जोर शोर से उठाया और अब वहां भी यह मामला काफी बड़ा बन गया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस घटनाक्रम के बाद भारत के लोगों ने ऐसी एकजुटता दिखाई कि मालदीव्स की सरकार अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। भारत में पिछले 72 घंटों से ट्विटर पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है और जो लोग मालदीव्स में छुट्टियां मनाने के लिए जाने वाले थे उन लोगों ने भी अब अपनी फ्लाइट्स और होटल्स की एडवांस बुकिंग को कैंसिल करना शुरू कर दिया है और ये सभी लोग अब लक्षद्वीप जाने की बात कह रहे हैं कि अब कहते हैं कि अब हम मालदीव्स नहीं बल्कि लक्षद्वीप जाएंगे। तो आज जो बड़ी बात जो हम सीख सकते हैं, आज जो कुछ हुआ है, देखिए भारत के लोगों ने और भारत ने जिस तरह से मालदीव्स को जवाब दिया है, जो एकजुटता आज दिखाई गई है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे भारत की आम जनता हो, चाहे भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो, खिलाड़ी हो, फिल्म स्टार्स हो, ऐसी एकता इससे पहले दिखाई नहीं देती थी। अब देखिए कि जैसा हम आपको बता रहे थे कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया है। मेक माई ट्रिप नाम की एक कंपनी है जो कि इस तरह की बुकिंग्स करती है और मेक माई ट्रिप ने बताया कि 4 जनवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए थे उसके बाद से मेक माई ट्रिप पर लक्षद्वीप के बारे में सर्च करने के नतीजों में 3400% की वृद्धि हुई है। जबकि गूगल पर भी भारत में लोग लक्षद्वीप के बारे में सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। जब से गूगल आया है तब से लेकर आज तक लक्षद्वीप को इंटरनेट पर इतने लोगों ने कभी सर्च नहीं किया जितना पिछले 3 दिनों में किया गया है। और बड़ी बात यह है कि अब मालदीव्स के लोग भी गूगल पर लक्षद्वीप को सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। भारत की एक और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है जिसका नाम है ईज माई ट्रिप। इसने मालदीव्स की सभी फ्लाइट बुकिंग्स की सेवाओं को निलंबित कर दिया है और कहा है कि भारत को मालदीव्स की नहीं बल्कि मालदीव्स को भारत की ज्यादा जरूरत है। हमारी कंपनी ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं उनकी बुकिंग हमारी कंपनी ईज माई ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। इसका रीज़न जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में और प्लस मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है और हमने ये डिसीजन नेशन फर्स्ट और बिजनेस लीडर के तहत लिया है। हमारे हिसाब से हमें देश के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, बिजनेस बाद में आता रहेगा। भारत की ताकत को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि भारत में इजराइल के दूतावास ने लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें और वीडियोस ट्वीट करके यह लिखा कि लक्षद्वीप काफी आकर्षक और मनमोहक है और यह किसी से भी कम नहीं है। मालदीव्स द्वारा किए गए इस अपमान के खिलाफ भारत के लोगों ने पूरी एकता दिखाई है और
अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, अक्षय कुमार, पीवी सिंधु, वीरेंद्र सहवाग और इरफान पठान समेत कई पूर्व और मौजूदा खिलाड़ियों ने और सेलिब्रिटीज ने और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ने मालदीव्स को आज करारा जवाब दिया है और यह एकता अभूतपूर्व मानी जाएगी। हालांकि इस एकता में भी हमारे देश के विपक्षी नेता आज भी देश के साथ नहीं दिखते और किसी भी बड़े विपक्षी नेता ने इस मामले में भारत का साथ देते हुए अपनी बात नहीं रखी है। सोचिए अगर राहुल गांधी इस मुद्दे पर ट्वीट कर देते आज, तो इससे यह संदेश जाता कि कम से कम भारत की छवि के मामले में पूरा भारत, सारे विपक्षी नेता, हर पार्टी के लोग भारत के अपमान के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने ऐसी पहल आज भी नहीं की और कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल अब भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। यह मालदीव के साथ हमारे दशकों पुरानी जो रिश्ता, उसमें भी दरार पैदा होते जा रहे हैं। आज की तारीख तक जब चुनाव हुई और मालदीव के प्रधानमंत्री चुने गए, वो प्रधानमंत्री सबसे पहले अगर विदेश में जाते हैं, विदेश कोई दूसरे मुल्क में जाने के पहले सबसे पहले उनके पसंदीदा होते थे हिंदुस्तान। ये पहली बार हो रहे हैं जब मालदीव के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान नहीं आ रहे हैं, बजाय जा रहे हैं चीन, और चीन धीरे धीरे मालदीव में भी अपना पैर जमा रहे हैं। ये भी हमारे लिए बड़े चिंता की मुद्दा है। तो आज बड़ी बात यह है कि एक देश और छोटा सा देश मालदीव्स भारत का अपमान करने की जुर्रत कर रहा है। वो भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है, भारत का अपमान कर रहा है, भारत के लोगों का अपमान कर रहा है। कम से कम इस मुद्दे पर विपक्ष के तमाम नेताओं को आज पहली बार ही सही लेकिन एकता दिखानी चाहिए थी। इससे भारत के लोग खुश होते। असल में आज राहुल गांधी को यह ट्वीट करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जब सवाल देश का है, जब सवाल भारत की छवि का है, जब सवाल भारत के अपमान का है, तो हम सब एक साथ हैं, तो हम नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ खड़े हुए हैं। आज उनके पास एक शानदार मौका था भारत के लिए एकता दिखाने का, लेकिन आज भी विपक्ष के नेता इस बात से चूक गए और उन्हें लगा कि अगर नरेंद्र मोदी का अपमान हो रहा है तो इसमें उन्हें आनंद आना चाहिए, इस पर राजनीति करनी चाहिए। जबकि देश के जो लोग हैं वो आज एकजुटता के साथ लगातार मालदीव्स के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। तो जो मूड है देश का वो बिल्कुल अलग है और विपक्षी नेता जो हैं वो इस मूड को समझ नहीं पा रहे हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या मालदीव्स ये सब कुछ चीन के कहने पर कर रहा है? असल में मालदीव्स जैसे छोटे से देश की इतनी जुर्रत कैसे हो गई, इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वहां के 3 मंत्री ऐसी बात भी कर सके भारत के बारे में? ये असल में हिम्मत कहां से आ रही है और इस हिम्मत के पीछे कौन है? क्या इस हिम्मत के पीछे चीन है? और इत्तेफाक देखिए कि इस समय मालदीव्स के राष्ट्रपति चीन की 5 दिनों की यात्रा पर हैं। यह पहली बार है जब मालदीव्स में किसी नेता ने राष्ट्रपति बनने के बाद भारत से पहले चीन की यात्रा की है। यानी मालदीव्स के नए राष्ट्रपति भारत नहीं आए बल्कि चीन गए हैं और इसका कारण यह है कि मालदीव्स के नए राष्ट्रपति का चीन के प्रति झुकाव बहुत ज्यादा है और उन्होंने चुनाव में भी इंडिया आउट का नारा दिया था। यानी उन्होंने जो पूरा चुनाव लड़ा है वो इस मुद्दे पर लड़ा है कि अगर वो चुनाव जीत गए तो वो मालदीव से भारत को बाहर निकाल देंगे, इंडिया आउट हो जाएगा मालदीव से। बड़ी बात यह है कि मालदीव्स वो देश है जिस पर भारत के कई एहसान हैं और इसके बावजूद आज मालदीव्स की नई सरकार इन एहसानों को भूल चुकी है और इसीलिए अब हम मालदीव्स की एहसान फरामोशी के बारे में उसका विश्लेषण करेंगे। भारत की तरह मालदीव्स में भी एक जमाने में ब्रिटिश हुकूमत का शासन हुआ करता था, यानी वो भी हमारी तरह गुलाम देश था। अंग्रेजों ने वर्ष 1887 में मालदीव्स को अपना गुलाम बनाया था और इसके 77 वर्षों के बाद वर्ष 1965 में मालदीव्स को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। हमें 1947 में मिली और मालदीव्स को 1965 में मिली। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने मालदीव्स को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी और इसी वजह से मालदीव्स भारत को अपना अभिभावक भी मानता था। सिर्फ 298 वर्ग किलोमीटर के भूभाग में फैले मालदीव्स से भारत के केरल राज्य की दूरी सिर्फ 800 किलोमीटर है
और बड़ी बात यह है कि मालदीव्स एक मुस्लिम बहुल देश है। मालदीव्स की कुल आबादी 5,15,000 है। देखिए, सिर्फ 5,15,000, जिसमें 98% आबादी मुसलमानों की है। और बड़ी बात यह है कि मालदीव्स की तरह भारत का लक्षद्वीप भी एक मुस्लिम बहुल प्रदेश ही है। तो ये लक्षद्वीप और मालदीव्स की समानताएं हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप की कुल आबादी लगभग 65,000 है, जिसमें 95% आबादी मुसलमानों की है। यह है हमारे लक्षद्वीप की आबादी। हालांकि एक जमाने में मालदीव्स और भारत के लक्षद्वीप में 90% से ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म के लोगों की हुआ करती थी, लेकिन मालदीव्स में भी अब 98% मुस्लिम आबादी रहती है और भारत के लक्षद्वीप में भी 95% आबादी मुसलमानों की है। बड़ी बात यह है कि मालदीव्स में दूसरे देशों से आने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। यानी सबसे ज्यादा टूरिज्म के मामले में मालदीव्स को जो बिजनेस दे रहे हैं वो हम लोग दे रहे हैं। और भारत से हर साल 2 से 3 लाख लोग छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव्स जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव से हर साल हजारों लोग भारत के अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। वर्ष 2018 से 2022 के बीच 4 साल में मालदीव से जो 1 लाख लोग भारत आए, उनमें लगभग 86% लोग ऐसे थे जो भारत में अपना इलाज कराने के लिए भारत के अस्पतालों में आए थे। और यहां बात सिर्फ भारत के अस्पतालों की नहीं है। मालदीव्स में अभी जितने डॉक्टर हैं उनमें 30% डॉक्टर्स भारत के हैं, भारत से गए हैं। इसके अलावा मालदीव्स के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाने वाले 25% टीचर्स भी भारत से गए हैं। और भारत मालदीव्स का वो पड़ोसी देश है जो हर साल मालदीव्स को आर्थिक मदद के साथ साथ दवाइयां भेजता है, फल भेजता है, जरूरी सब्जियां भेजता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2023 और 24 के बजट में भारत सरकार ने मालदीव्स को अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 400 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। इसके अलावा वर्ष 2018 में भारत ने मालदीव्स की सरकार को 11,500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी। इसके बाद भी हम करोड़ों रुपए मदद के तौर पर मालदीव्स की सरकार को इसके पहले भी दे चुके हैं, बाद में भी दी। और इसके अतिरिक्त मालदीव्स ने सस्ती दरों पर भारत से भारी कर्ज भी लिया हुआ है। और बड़ी बात यह है कि इतना करने के बाद भी भारत ने कभी मालदीव्स पर इसका एहसान नहीं जताया। और यह बात आप कुछ और उदाहरणों से आज समझ पाएंगे। कोविड के दौरान भारत ने मालदीव्स को कोविड वैक्सीन की 1 लाख डोज मदद के तौर पर मुफ्त में भेजी थी। इससे पहले वर्ष 2020 में जब मालदीव्स में खसरे की बीमारी ने एक महामारी का रूप ले लिया था, तब भी भारत ने इस बीमारी की 30,000 वैक्सीन मालदीव्स को डोनेट की थी, यानी मुफ्त में भेजी थी। और यहां बात सिर्फ दवाइयों या वैक्सीन की नहीं है। आज मालदीव्स में जितने भी लोग प्रशासनिक और दूसरी सेवाओं में काम कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर ने भारत में आकर ही ट्रेनिंग ली है। वर्ष 2019 में मालदीव्स के 2,200 सिविल सर्वेंट्स, कस्टम ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, जज और पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स ने भारत आकर ही अपनी ट्रेनिंग ली थी। और इसके बाद इन लोगों ने मालदीव्स में काम करना शुरू किया। इससे भी बड़ी बात यह है कि मालदीव्स के जो लोग हर साल मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स में शामिल होते हैं, उनमें से लगभग 60% जवान भारत में आकर ही ट्रेनिंग लेते हैं। और व्यापार के क्षेत्र में भी भारत मालदीव्स के टॉप 5 ट्रेड पार्टनर्स में आता है। वर्ष 2022 में भारत और मालदीव्स के बीच 4,185 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जिसमें 4,131 करोड़ रुपए का सामान भारत ने मालदीव्स को भेजा था। मालदीव्स में कभी वैसी राजनीतिक अस्थिरता नहीं रही जैसी भारत के दूसरे पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर कुछ समय पहले तक बांग्लादेश में रही। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कई बार सेना ने तख्ता पलट किया और यही सैन्य तख्ता पलट एक बार मालदीव्स में भी होने वाला था, जिसे भारत ने उस समय नाकाम कर दिया था। और यह बात है वर्ष 1988 की, जब मालदीव्स की सेना ने श्रीलंका के विद्रोही गुटों की मदद से वहां सैन्य तख्ता पलट की कोशिश की थी। और इसके बाद मालदीव्स के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने भारत से मदद मांगी और भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाकर इस सैन्य तख्ता पलट को नाकाम किया था। और इस घटना के बाद मालदीव्स के तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत जैसा पड़ोसी देश किस्मत वालों को ही मिलता है। और भारत और मालदीव्स के रिश्ते ऐसे थे कि जब भी दोनों देशों में आम चुनाव होते थे तो इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले मालदीव्स के दौरे पर जाते थे और मालदीव्स के नए राष्ट्रपति सबसे पहले भारत के दौरे पर ही
आया करते थे। वर्ष 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार सरकार बनाई, तब वो सबसे पहले मालदीव्स की यात्रा पर गए थे। लेकिन मालदीव्स के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मईजू ने इस परंपरा को इस बार तोड़ दिया और वो भारत आने के बजाय तुर्की के बाद अब चीन के दौरे पर गए हैं और इसके लिए मालदीव्स में ही उनका विरोध भी हो रहा है। तो बड़ी बात यह है कि जब मालदीव्स को पानी की जरूरत थी तो हमने पानी भेजा, जब मालदीव्स भूखा था तो हमने खाना भेजा, जब मालदीव्स को पैसे की जरूरत थी तो हमने पैसा भेजा, जब मालदीव्स के ऊपर हमला हुआ तो हमने अपनी सेना भेजकर उसकी रक्षा की। लेकिन आज मालदीव्स हमारे साथ क्या कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मालदीव्स लक्षद्वीप से क्षेत्रफल के मामले में 10 गुना बड़ा है, लेकिन खूबसूरती के मामले में लक्षद्वीप मालदीव्स से कहीं भी पीछे नहीं है। और इस बात को आप हमारे इस वीडियो विश्लेषण से आज समझ सकते हैं, जिसमें आकर्षक लक्षद्वीप की खूबसूरती आपको नजर आएगी। अभी तक परंपरा यही रही है कि भारत के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, भारत के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, भारत के जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो सब वेकेशन पर छुट्टियां मनाने के लिए अक्सर मालदीव्स जाते हैं, चाहे वो नए साल पर जाएं या और किसी समय पर भी जाएं। लेकिन अब वही लोग खुलकर ये लिख रहे हैं कि मालदीव्स नहीं बल्कि लक्षद्वीप जाइए। ये तो बात है सोशल मीडिया पर लिखने की, और जिस तरीके से भारत के लोगों ने, भारत के सेलिब्रिटीज ने, खिलाड़ियों ने, फिल्म स्टार्स ने इस बार एकता दिखाई है और अपने मन की बात उन्होंने लिखी है। देखिए, चाहे अक्षय कुमार का ट्वीट हो, चाहे सलमान खान का ट्वीट हो, चाहे सचिन तेंदुलकर का ट्वीट हो, चाहे अमिताभ बच्चन ने जो लिखा हो, सबने एकजुटता के साथ इस बार ब्रांड इंडिया का साथ दिया है। और ये ज्यादातर लोग वो हैं जो कभी ना कभी मालदीव जरूर गए हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अब हम ये चाहेंगे कि यही फिल्म स्टार्स, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार जब लक्षद्वीप गए, उन्होंने अपनी तस्वीरें वहां पर डाली, तभी से ही लक्षद्वीप को उन्होंने दुनिया के नक्शे पर ला दिया। और लगातार, चाहे भारत में हो या बाहर हो, लोग लक्षद्वीप को सर्च करने लगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद इंटरनेट पर लक्षद्वीप को सर्च करने वाले लोगों की संख्या में कई गुना की वृद्धि हो गई। और प्रधानमंत्री मोदी का यह स्टाइल है, वो जब भी अपने देश की किसी चीज को प्रमोट करना चाहते हैं, चाहे वो खादी को प्रमोट करने की बात हो, चाहे वो मिलेट्स को प्रमोट करने की बात हो, चाहे वो लक्षद्वीप को प्रमोट करने की बात हो, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं और फिर उस चीज को, जिसे भी वो प्रमोट करते हैं, वो उसे सुपरहिट बना देते हैं। और अब हम ये चाहेंगे कि आप सब लोग भी, सिर्फ लक्षद्वीप नहीं, क्योंकि लक्षद्वीप तो एक बहुत छोटा सा स्थान है, लेकिन भारत में और बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जो उतने ही खूबसूरत हैं जितने कि मालदीव्स हैं या और दूसरे जो आपके फॉरेन डेस्टिनेशंस हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा है कि अपने देश में जो डेस्टिनेशंस हैं, अपने देश में जो पर्यटक स्थल हैं, वो खूबसूरती में किसी से कम नहीं है। आप विदेश में जो पैसा खर्च करते हैं जाकर, वहां जाने के बजाय अपने देश के खूबसूरत स्थानों पर जाइए और अपने देश की इकोनॉमी को सपोर्ट कीजिए, अपने देश में रहने वाले लोगों को सपोर्ट कीजिए। और ये काम उन्होंने कम से कम लक्षद्वीप में बहुत शानदार तरीके से करके दिखाया है। अब हम आपको राजस्थान के जोधपुर लेकर चलेंगे और आपको दिवंगत कार सेवक प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा की कहानी दिखाएंगे, जिन्होंने वर्ष 1990 में कार सेवा के लिए अयोध्या रवाना होने से पहले यह कहा था कि वो राम मंदिर के लिए खुद को अयोध्या में समर्पित करने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने एक नई सीरीज चलाई है जिसमें हम आपके सामने गुमनाम दिवंगत कार सेवकों की कहानी आपको बताते हैं, उनके परिवारों के संघर्ष की कहानी आपको बताते हैं। हमारे देश में राम मंदिर के लिए जिन कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन सभी कार सेवकों को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हर बार अशिक्षित और कट्टर हिंदू साबित करने की कोशिश हुई। लेकिन 2 नवंबर 1990 को कार सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा काफी पढ़े लिखे थे। वो राजस्थान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर थे। और वर्ष 1990 में जब देश भर से कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे हो रहे थे, तब प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान राम ने उन्हें कार सेवा करने के लिए अयोध्या बुलाया है और वो जाना चाहते हैं। उस समय महेंद्र नाथ अरोड़ा 55 वर्ष के थे
और वो बहुत संघर्ष करके जोधपुर से किसी तरह अयोध्या पहुंचे और इस यात्रा में वो भूख प्यास सारी परेशानियां सब कुछ भूल गए। प्रोफेसर महेंद्रनाथ अरोड़ा के साथ जत्थे में कुछ और कार सेवक भी थे जिन्होंने कर्फ्यू के बीच अयोध्या पहुंचने का प्रण लिया था और ये तमाम कार सेवक अपनी यात्रा के दौरान एक विशेष नारा लगाया करते थे और वो नारा था, प्राण जाए पर प्रण न जाए। 2 नवंबर 1990 को जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में पुलिस को कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए, तब एक मकान की छत पर खड़े पुलिसकर्मी ने राम जन्मभूमि की तरफ कार सेवा के लिए जा रहे महेंद्रनाथ अरोड़ा पर गोली चला दी, जिसके बाद राम मंदिर के लिए संघर्ष करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। प्रोफेसर महेंद्रनाथ अरोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे और जब उनसे कोई यह पूछता था कि वो स्कूल की जगह भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं, तब वो यही कहते थे कि भगवान राम के अपने देश में उनकी जन्मभूमि पर अगर उनका मंदिर नहीं बनेगा तो फिर कहां बनेगा। आज जब हमारी टीम जोधपुर में प्रोफेसर महेंद्रनाथ अरोड़ा के घर पहुंची तो उनकी बेटी ने हमसे कहा कि उनके पिता का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और आज जहां कहीं भी उनके पिता की आत्मा होगी वो अयोध्या में राम मंदिर को देखकर बहुत प्रसन्न होगी। वीरा जी, जिस तरीके से आपके पिताजी ने कार सेवक के रूप में प्राणों की आहुति दी थी, वो पूरा क्या था और उसमें आपकी उम्र क्या थी, क्या देखा, क्या सुना आपने? आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता नहीं है कि इतने साल 33 वर्ष बीत गए हैं उस बात को। जिस समय पिताजी यहाँ से जोधपुर से अयोध्या के लिए निकले थे, रास्ते में बहुत सारी मुसीबतों को पार करते हुए वो अयोध्या पहुंचे। उस सब का वर्णन उन्होंने एक पत्र में दिया जो हमें उनके जाने के करीब 1 हफ्ते बाद या कुछ 10 दिन बाद हमें मिला। और वहां पर जब वो ये लोग बैठ के वो कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, इसके बावजूद वहां पे पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद टारगेट किलिंग के अंतर्गत प्रोफेसर महेंद्रनाथ अरोड़ा को गोली मारी गई, जो कि बहुत ही शोचनीय और बहुत ही क्रूर लगता है मुझे। आज की तारीख में मैं सोचती हूँ इस बारे में तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि तत्कालीन सरकार ने या किसी ने भी उन लोगों के खिलाफ कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया कि उन लोगों ने इस तरह से गोलियां चलवा के और टारगेट किलिंग करके और प्रोफेसर अरोड़ा को गोली मारी गई। क्योंकि जब बाद में हम लोग वहां गए थे तो वहां पे जिनके घर में ये सारा हुआ था, उन्होंने ये सारा वाकया अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने सारा हमें बताया। तो ये सब बातें सोच के बहुत दुख होता है। उस समय किसी के भी शव वहां से नहीं लाने दे रहे थे। तो अंत में एक बार तो ऐसा हो गया था, बीच में ऐसा लगा था कि लाने नहीं देंगे, तो मम्मी भी एकदम हताश हो गई थी। मम्मी ने फिर बिल्कुल थक हार के हम सब ने ये बोल दिया था कि ठीक है हमें जाने दें या तो, पर हमें भी जाना वहाँ पे अलाउड नहीं था उस टाइम। तो उस टाइम ऐसी मतलब बहुत ही बुरी स्थिति थी उस समय का, तो मनस्थिति शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। उस समय तो ऐसा लगता था कि बहुत ही कैसे क्या हो गया एकदम। देखिए, आपने जिस तरीके से वो घटना याद कर आज फिर गला रुध गया है, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अरोड़ा जी का जो सपना था वो अब कहीं ना कहीं 33 साल बाद साकार होने जा रहा है? हाँ, ये तो है। अब इतने सालों बाद, 33 साल बाद, ऐसा लगता है कि जो उनका बलिदान था वो काम आया। आखिर वो इस राम मंदिर की, भव्य राम मंदिर की नींव की ईंट बनने में कामयाब हुए। राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को। क्या वहाँ से कोई आमंत्रण आया है? क्या आने के लिए इनविटेशन आया है क्या आपके पास? हाँ, वहाँ से इनविटेशन आया है। एक जने को आमंत्रित करने का उन्होंने पहले बताया था,
तो क्योंकि मेरे भाई है ये छोटा, इसको थोड़ा बैक में प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसने कहा कि तुम ही चले जाओ। तो मतलब आप 22 जनवरी को जा रही हैं? हाँ, मैं 19 तारीख को जा रही हूँ। 19 जनवरी को मेरे पिताजी का और मेरे भाई का दोनों का जन्मदिन भी है, और उस दिन हम लोग जाएंगे। मैं और मेरे पति के साथ जा रही हूँ। ये उनके बेटे नरेंद्र नाथ अरोड़ा जी है। नरेंद्र जी, पिताजी का सपना पूरा हुआ है, एक तरफ खुशी भी है और दुख भी है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब खुशी है, ठीक है, बढ़िया है। अब दुख तो है ही, दुख तो अनवरत चलता जा रहा है। हमारे देश में जिन नेताओं ने कार सेवकों को कट्टर हिंदू बताकर मुस्लिम तुष्टीकरण की लंबे समय तक राजनीति की, उन नेताओं को शायद पता ही नहीं था कि राम मंदिर के निर्माण में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपना बहुत योगदान दिया था। और इन्हीं में से एक कार सेवक का नाम है मोहम्मद हबीब, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रहते हैं। वर्ष 1992 में जब अयोध्या में कार सेवा हुई, तब मोहम्मद हबीब भी अयोध्या गए थे और उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए काफी संघर्ष भी किया। और आज जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो मोहम्मद हबीब इसे एक ऐतिहासिक क्षण मानते हैं। पिछले दिनों जब कुछ लोग उनके घर पर राम मंदिर के लिए अक्षत लेकर पहुंचे थे, तब मोहम्मद हबीब बहुत भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि इस पल के लिए उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। दुख की बात यह है कि मोहम्मद हबीब राम मंदिर के बनने से खुश हैं और बीजेपी से भी वो जुड़े हुए हैं। इसलिए बहुत सारे लोग आज उन्हें मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उन्हें असली मुसलमान मानते ही नहीं, उन्हें गद्दार मानते हैं। लेकिन मोहम्मद हबीब ने कहा है कि उन्हें आज भी अपने कार सेवक होने पर गर्व है और वो अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन भी जरूर करेंगे। अभी मंत्रित होकर के आपको चावल अक्षत रूप में दिया जा रहा है, और उसके साथ देखिए श्री राम जन्मभूमि निर्माणाधीन जो मंदिर का जो है, ये आपको मॉडल है। जो हम लोग गए थे, जितनी भी पुरानी यादें हैं सब ताजा हुई। कैसे यहाँ से रवाना हुए थे, कितने लोगों के साथ उस समय, किस दिन कितने लोग साथ थे, कैसे? 50 लोग लगभग हम लोग साथ थे। करंट स्टेशन गए, करंट स्टेशन से हम लोग अयोध्या स्टेशन उतरे। कितने दिन रहे वहाँ पे? क्या करीब हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 4 दिन के लगभग 4 दिन हम लोग। कैसा वहाँ पे माहौल था, कितने लोग थे, क्या आप लोगों ने पूरा कार्यक्रम? बहुत बड़ा जन सैलाब था, उसका कोई सीमा नहीं है, न कोई उसका आकलन है। जिंदगी में हमने उतना बड़ा जन सैलाब देखा ही नहीं है। आज तक हम तो बोट क्लब पर यहाँ दिल्ली में भी गए थे, लेकिन वहाँ भी हमने मुक्त लोग थे, लेकिन इतना बड़ा जन सैलाब हमने अयोध्या जितना बड़ा जन सैलाब कहीं नहीं देखा था। तो ये आप लोग उस दिन थे, सरयू तट पे भी गए थे, आप बता रहे हैं, क्या था उस समय? गए फिर कहाँ, फिर कैसे? फिर वहीं विवादित स्थल हम लोगों को आना था, थोड़ा थोड़ा बालू वालू लेकर के। हम लोग सरयू नदी से, हाँ, रात को ही, मतलब शाम को ही 5 तारीख को हम लोगों का ये आदेश हुआ कि आप लोग सरयू नदी पहुँचिए और वहाँ से थोड़ा थोड़ा बालू लेकर के कार सेवा के रूप में आप लोग यहाँ आ जाइए। वहीं हम लोग पहुँचे। फिर कितने आंदोलनों में भाग लिया है राम मंदिर बने? हम तो चार बार वहाँ गए हैं। कब? एक बार गए थे 90 में, तो हमारी गिरफ्तारी यहाँ हुई आपके पाषाण विभाग का जो चौकी है नारायणपुर में, वहाँ हुआ। उसके बाद वहाँ से हमको आधार थाने लाया गया और फिर वहाँ से हमको, फिर जब वहाँ दिन बीत गया पूरा, तो फिर शाम को हमको वहाँ से छोड़ दिया गया। तो अब मंदिर बन रहा है, आपको निमंत्रण भी मिला है? जी हाँ, मिला है। तो कह तो रहे हैं कि 22 के बाद हम जैसा हमारे लोगों को अपना वो लेंगे साधन उधन का फैसला। और 2, 4, 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग, जो भी हमको जाना होगा, RSS लोगों से हमारी बात हुई है। तो इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे जाने का? जी हाँ, तो इंतजार तो करना ही है, जाना ही है। जो मिशन है उसमें तो आदमी बराबर शामिल रहेगा। ये मिशन था आपके लिए कि भाई वहाँ पे हो? जी हाँ, हम मिशन क्या, पार्टी का जो संगठन का आदेश है वो तो एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। हमारे देश में कुछ नेताओं ने राम मंदिर के विषय को धर्म के आधार पर बांटने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हकीकत में यह विषय धर्म का नहीं बल्कि न्याय का था। और न्याय
इस बात को लेकर होना था कि क्या भगवान राम को इस देश में उनकी ही जन्मभूमि वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इस यात्रा में शामिल रहे बहुत सारे मुसलमानों ने इस विषय को सिर्फ न्याय के रूप में ही देखा, धर्म के रूप में नहीं देखा। उदाहरण के लिए बाबरी मस्जिद का सर्वे करके वहां राम मंदिर के अवशेष खोजने वाले आर्कियोलॉजिस्ट मुसलमान हैं और उनका नाम है के मोहम्मद। इसी तरह राम मंदिर पर फैसले सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर भी शामिल थे। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि राम मंदिर का विषय धर्म का नहीं बल्कि न्याय का विषय था। और इस न्याय की यात्रा में भारत के इन मुसलमानों ने भी अपना पूरा कर्तव्य सच्चाई के साथ निभाया। लेकिन दुख की बात यह है कि इसी देश में बाद में इनके मुसलमान होने पर, सच्चे मुसलमान होने पर सवाल उठाए जाने लगे। अब हम भगवान राम पर हमारी विशेष सीरीज के 6ठे अंश में आपको आज लक्ष्मण रेखा से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग बताएंगे और यह भी बताएंगे कि लक्ष्मण रेखा आज भी प्रासंगिक क्यों है और यह आपके जीवन में क्यों होनी चाहिए। आपने लक्ष्मण रेखा का नाम तो अक्सर सुना ही होगा और आज भी हम बात बात पर लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब पंचवटी में रावण की बहन शूरपणखा भगवान राम पर मोहित हो गई थी और भगवान राम ने यह कहते हुए शूरपणखा के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि वो पहले से ही विवाहित हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही विवाह के बंधन में बंधने का प्रण लिया है, तब उस क्षण में शूरपणखा के मन में सीता जी के लिए घृणा पैदा हो गई और उन्हें यह लग रहा था कि सीता उनके कार्यमार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए अगर उसने सीता के प्राण निकाल लिए तो भगवान राम उसके हो जाएंगे। और इसी द्वेष में जब शूरपणखा ने सीता को निगलने का प्रयास किया तो भगवान राम ने अपना हाथ ऊपर उठाकर 2 भाव भंगिमाएं बनाई, जिससे लक्ष्मण समझ गए कि भगवान श्री राम उन्हें रावण की बहन की नाक और उसका कान काटने का आदेश दे रहे हैं। लक्ष्मण ने जब ऐसा किया तो शूरपणखा जो कि एक राक्षसी थी वो मूल रूप में आ गई, यानी अपने असली रूप में आ गई और उसने यह निश्चय किया कि वो इसका बदला भगवान राम, सीता और लक्ष्मण से जरूर लेगी। और इसके लिए वो सबसे पहले दंडक वन में अपने भाई और राक्षसों के नायक खर और दूषण के पास पहुंची और उसने अपने तिरस्कार और अपमान का बदला लेने की उनसे विनती की। इसके बाद राक्षस खर और दूषण ने 14,000 राक्षसों की सेना के साथ पंचवटी में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के खिलाफ युद्ध किया। लेकिन राम कथा के अनुसार इस युद्ध में भगवान ने सम्मोहन बाण छोड़कर सभी राक्षसों को अपने प्रति मोहित करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इस युद्ध में जितने भी राक्षस मारे गए, अंतिम क्षणों में उनके मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकला और वो था राम। और खर और दूषण का भी जब भगवान राम ने वध कर दिया तो शूरपणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और रावण को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हुए उसने कहा कि रावण को अब भगवान राम से उसके अपमान का बदला लेना ही होगा। रावण बहुत अहंकारी था और इसीलिए उसने सीता का हरण करने का निश्चय किया और मारीच के साथ ही योजना बनाई कि वो एक मृग यानी हिरण के रूप में पंचवटी जाएगा और जब भगवान राम और लक्ष्मण उसे हिरण समझकर पकड़ने के लिए जाएंगे तो उन्हीं कुछ क्षणों में रावण सीता का हरण कर लेगा। मारीच रावण के हाथों मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो हिरण बनकर पंचवटी में सीता की कुटिया के पास पहुंचा और जब सीता ने यह कहा कि वो इस मनमोहक हिरण को रखना चाहती हैं तो भगवान राम ने हिरण रूपी मारीच का पीछा किया और वो इस दौरान लक्ष्मण से यह कहकर गए कि लक्ष्मण कुटिया के पास रहकर सीता की रक्षा करें। रावण की योजना के तहत जब हिरण रूपी मारीच ने कुछ दूर जाने के बाद सीता और लक्ष्मण का नाम लेते हुए दर्द से कराहने की आवाज निकाली तो सीता ने लक्ष्मण से कहा कि भगवान राम को लक्ष्मण की आवश्यकता है और इस वेदना में लक्ष्मण को अपने बड़े भाई के पास होना चाहिए। सीता के इस आग्रह पर लक्ष्मण ने कहा कि भगवान राम के प्राणों को खतरा हो ही नहीं सकता, लेकिन इसके बाद सीता ने लक्ष्मण को इतने कठोर वचन कह दिए और कहा कि अगर वो नहीं गए तो सीता स्वयं अपने राम के लिए वन में चली जाएंगी और इसी के बाद लक्ष्मण उनके सामने विवश हो गए।
लेकिन लक्ष्मण ने वहां जाने से पहले कुटिया के चारों ओर रेखा बनाई जो सीता की रक्षा के लिए था, और इसी रेखा को लक्ष्मण रेखा कहा गया। इस लक्ष्मण रेखा का जिक्र रामायण और रामचरितमानस में नहीं मिलता, लेकिन राम कथा में लक्ष्मण द्वारा चारों दिशाओं से की गई प्रार्थना को लक्ष्मण रेखा बताया गया है। इसके मुताबिक लक्ष्मण जब भगवान राम के पीछे वन में गए तो रावण एक साधु का रूप धारण करके सीता से भिक्षा लेने के लिए, और सीता को रावण ने यह कहकर विवश किया कि वो न तो इस लक्ष्मण रेखा को पार करेगा और न ही इस रेखा के दूसरी ओर से दी गई भिक्षा को स्वीकार करेगा। रावण ने साधु के रूप में ऐसी भाव भंगिमाएं बनाई कि सीता लक्ष्मण द्वारा बनाई गई रेखा के बाहर आकर उसे भिक्षा देने के लिए तैयार हो गई, और इसी के बाद रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें वो भगवान राम और लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में बंधक बनाकर अपने साथ लंका ले गया। आजकल के जमाने में जब ज्यादातर युवाओं को अपने माता पिता और परिवार द्वारा बनाई गई लक्ष्मण रेखा अच्छी नहीं लगती और वो इन्हें अपने लिए एक तरह की बंदिश मानते हैं, तब इस प्रसंग से आप ये सीख सकते हैं कि जीवन में ऐसी रेखाओं का होना बहुत जरूरी होता है और ये आपके हित में ही होती हैं। आज के जमाने में अगर आप कहें तो ये मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा हैं जिन्हें आपको कभी भी लांघना नहीं चाहिए। और अब हम आपको आज ही आई राम मंदिर की कुछ नई और अभूतपूर्व तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की है। और अब हम आपको बांग्लादेश लेकर चलते हैं जहां शेख हसीना की पार्टी ने लगातार चौथी बार आम चुनावों में जीत हासिल की है और इस जीत को बांग्लादेश के लोग नकली जीत भी कह रहे हैं, खासतौर पर वहां के विपक्ष के नेता। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को 298 में से 223 सीटें मिली हैं और बाकी शेष 75 सीटों पर निर्दलीय या फिर छोटी छोटी पार्टियों के उम्मीदवार जीते हैं। यानी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को इन चुनावों में जीत मिली ही नहीं, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश में बड़े बड़े विपक्षी दल चुनाव में इस बार लड़ ही नहीं रहे थे और उन्होंने अपनी गिरफ्तारियों के विरोध में चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया था। यानी वहां के विपक्ष ने इस बार चुनाव का पूरा बहिष्कार कर दिया। अब बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व में फिर से लगातार चौथी बार ऐसी सरकार का शासन आया है जिसमें वहां की संसद में या तो सरकार के प्रतिनिधि होंगे या निर्दलीय सांसद होंगे और वहां विपक्ष का कोई नुमाइंदा होगा ही नहीं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि शेख हसीना को बांग्लादेश की गोपालगंज सीट पर लगभग 2.5 लाख वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को सिर्फ 469 वोट मिले। और इससे आप समझ सकते हैं कि इन चुनावों को बांग्लादेश के कुछ लोग और विपक्षी नेता नकली चुनाव क्यों कह रहे हैं। इन चुनावों में जीत के बाद अब शेख हसीना लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगी और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो वो 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन रही है। शेख हसीना बांग्लादेश के एक बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं, या आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फैमिली है वहां की राजनीति की, वहां से, और इस परिवार ने बहुत संघर्ष देखा है। और शेख हसीना शायद राजनीति में आती ही नहीं अगर वर्ष 1975 में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या न होती। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक नया देश बना। वर्ष 1973 में बांग्लादेश में पहला चुनाव हुआ और उसमें आवामी लीग ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। वर्ष 1974 में शेख मुजीबुर रहमान ने विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और बांग्लादेश में सिर्फ आवामी लीग का राज था। लेकिन वर्ष 1975 में एक सैन्य विद्रोह में शेख मुजीब और उनके परिवार के ज्यादातर लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन उनकी दोनों बेटियां शेख हसीना और शेख रहाना उस समय जर्मनी में थी और इसलिए इनकी जान बच गई। शेख हसीना अगर उस दिन वहां होती बांग्लादेश में तो आज वो जिंदा ना होती। और जब शेख हसीना बाद में जर्मनी से लौटी तो उन्होंने भारत में शरण ली और भारत में वो 6 वर्षों तक रही। लेकिन आवामी लीग के समर्थक चाहते थे कि अब वो बांग्लादेश लौटें और उन्होंने उनकी अनुपस्थिति में ही उन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया था। आखिरकार शेख हसीना वर्ष 1981 में बांग्लादेश लौटी और उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला और अपने पिता की तरह बांग्लादेश की राजनीति में वो शिखर तक पहुंच गई। और अब बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता को हिलाने वाला दूर दूर तक कोई नहीं।
अब आप ये देखिए कि बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से आजाद हुआ था, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और तब ये एक नया देश बना था। लेकिन बांग्लादेश आज आर्थिक तरक्की के मामले में पाकिस्तान से भी कितना आगे निकल चुका है और पिछले 15 वर्षों में शेख हसीना ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती दी है। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान से 60% कम थी, लेकिन वर्ष 2015 में बांग्लादेश की जीडीपी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे निकल गई। आज बांग्लादेश की जीडीपी 38.4 लाख करोड़ रुपए की है और पाकिस्तान की जीडीपी 31.4 लाख करोड़ रुपए की, यानी आज बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से बड़ी है, ज्यादा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था लगभग 6% की दर से विकास कर रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट जिसे कहते हैं, जबकि पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर सिर्फ 2.5% है। बांग्लादेश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने की दर 7.9 है, जबकि पाकिस्तान में यही महंगाई दर 23.6% है। और आप ये भी देखिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक जमाने में भारत का ही हिस्सा थे और पाकिस्तान में भी अगले महीने आम चुनाव होना है, लेकिन भारत की तुलना में इन दोनों देशों में अभी तक वैसी राजनीतिक स्थिरता नहीं आई जैसे कि भारत में है। और राजनीतिक स्थिरता होने की वजह से ही भारत आज दुनिया की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। तो राजनीतिक नेतृत्व जब अच्छा होता है तो कैसे उस देश के लोगों पर फर्क पड़ता है, उस देश पर फर्क पड़ता है, लोकतंत्र पर, चुनावों पर, आर्थिक तरक्की पर, हर चीज पर फर्क पड़ता है, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि ये 3 देशों की कहानी है कहने को तो, लेकिन एक जमाने में ये तीनों देश एक ही हुआ करते थे, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और आज इन तीनों देशों की अलग अलग कहानी है। भारत की एक अलग कहानी है, भारत शीर्ष तक पहुंचा है, और पाकिस्तान की अलग कहानी है, पूरी दुनिया जानती है, और बांग्लादेश की एक अलग कहानी है। लेकिन इन तीनों देशों में अगर आप देखें तो अब पाकिस्तान सबसे पीछे है। अब हम आपको मेटावर्स की आभासी दुनिया में लेकर चलते हैं, जिसका चलन अब बढ़ता जा रहा है। और आज आपको एक खतरनाक खबर दिखाएंगे, जिसमें बताएंगे कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जिस आभासी दुनिया को एक खूबसूरत भविष्य बताती हैं, वो दुनिया अब कितनी खतरनाक हो चुकी है। क्योंकि इस आभासी दुनिया में अब आपके साथ वही अपराध हो सकते हैं जो असल जिंदगी में होते हैं। एक वर्चुअल गेम खेल रही थी जिसमें उसका भी एक किरदार था और वो अपने खेल में खोई हुई थी, जब अचानक खेल के दूसरे किरदारों ने लड़की पर हमला किया और उसके साथ बलात्कार किया। और अब इस मामले की वहां पर जांच चल रही है। कई लोगों ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं कि वर्चुअल मामलों की जांच से पुलिस का समय और संसाधन बर्बाद होगा, लेकिन ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि इस लड़की को मानसिक सदमा पहुंचा है और इसलिए यह जांच बेहद आवश्यक है। 2 वर्ष पहले भी ब्रिटेन में 41 वर्ष की एक महिला ने यह कहा था कि उसके डिजिटल किरदार के साथ मेटावर्स में कुछ दूसरे किरदारों ने गैंगरेप किया था। लेकिन यह पहली बार है जब इस तरह के मामले की जांच पुलिस कर रही है। मेटा कंपनी का कहना है कि मेटावर्स में एक सेफ्टी फीचर है जिससे यूजर्स वर्चुअल वर्ल्ड में जाने पर 1-2 मीटर के दायरे में अपना खुद का एक पर्सनल स्पेस बना सकते हैं जहां अनजान लोग नहीं आ सकते। लेकिन ब्रिटेन में अभी की घटना से साफ हो गया है कि इस उपाय का कोई खास असर हो नहीं रहा और यह कोई हैरानी की बात नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि इंटरनेट अभी तक सुरक्षित जगह नहीं बन पाया है और बड़ी बड़ी कंपनियां दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन रोजाना साइबर क्राइम्स होते रहते हैं और फेक न्यूज पर भी अभी तक इनमें से कोई कंपनी रोक नहीं लगा पाई। और ये कंपनियां सिर्फ अपना बिजनेस लगातार बढ़ाती चली जा रही हैं। मेटावर्स का बाजार इस वर्ष 17,513 करोड़ रुपए का होगा और ऐसा अनुमान है कि ये 40% की दर से बढ़ता रहेगा और वर्ष 2030 तक मेटावर्स का बाजार 1,30,000 करोड़ रुपए के जितना बड़ा हो जाएगा। वर्ष 2030 तक दुनिया भर में मेटावर्स के 44 करोड़ से ज्यादा यूजर्स होंगे और इनमें बड़ी संख्या भारत के लोगों की भी होगी, क्योंकि भारत की आबादी आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी यहीं की है। और इन कंपनियों की सबसे बड़ी जो ग्राहक है वो है हमारी आने वाली पीढ़ी। एक स्टडी कहती है कि हमारी अगली पीढ़ी के जीवन का लगभग 10 साल आभासी दुनिया में खर्च हो जाएगा और वो रोजाना 3 घंटे वर्चुअल वर्ल्ड में बिताने लगेंगे।
यानी अपने पूरे जीवन काल में 10 साल हमारी अगली पीढ़ी सिर्फ इस तरह के डिजिटल गेम्स और डिजिटल दुनिया में अपने बर्बाद करने वाली है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है कि हमारी अगली पीढ़ी एक ऐसी आभासी दुनिया से जुड़ती जा रही है जो असल में सुरक्षित है ही नहीं। और उससे भी बड़ी चिंता की बात यह कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां बिजनेस फैलाने पर तो बहुत ध्यान दे रही हैं, लेकिन इस बिजनेस के खतरों को दूर करने के बारे में वो गंभीर दिखाई नहीं देती। गुजरात की बिल्किस बानो की कहानी सुनाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों की रिहाई को रद्द कर दिया है और ये एक बहुत बड़ी खबर है। गुजरात सरकार ने वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन दोषियों की सजा में छूट देते हुए उन्हें जेल से रिहा कर दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने और कोई और फैसला लेने का अधिकार है ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार को ज्यादा उपयुक्त बताया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह फैसला जो लेना भी था इन लोगों की रिहाई का, इनकी सजा माफ करने का, यह गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप गुजरात में जरूर हुआ था, लेकिन इस मामले में कानूनी सुनवाई महाराष्ट्र की अदालतों में हुई, इसलिए सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास था ही नहीं। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में वर्ष 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस सजा के फैसले को बरकरार रखा था। इस मामले के सभी दोषी 15 साल से ज्यादा की सजा गुजरात की जेल में काट चुके थे और इसी आधार पर इनमें से एक दोषी ने सजा में छूट देने की गुहार लगाई और बाद में ये सभी दोषी जेल से छूट गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि 27 फरवरी 2002 के दिन बिल्किस बानो के साथ हुआ क्या था, यह पूरा मामला क्या था। यह वही दिन है जब कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में गोधरा के पास आग लगा दी गई थी और इसमें 59 लोगों की मौत हुई थी। और इसके बाद गुजरात में दंगे भड़क गए और दंगाइयों के हमले से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी 3.5 साल की बेटी सालेहा और 15 दूसरे लोगों के साथ अपने गांव से भाग गई थी और उस वक्त वो 5 महीने की गर्भवती थी, यानी प्रेग्नेंट थी। बकरीद के दिन दंगाइयों ने दाहोद और आसपास के इलाकों में कई घरों को जला दिया था और फिर 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो का परिवार गुजरात के गांव में पहुंचा और वहां पर खेतों में छिप गया। और इस मामले में दायर चार्जशीट के मुताबिक इसी के बाद कुल मिलाकर 20 से 30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस बानो और उनके परिवार के लोगों पर हमला किया। इस हमले में पहले बिल्किस बानो और उनकी मां के साथ गैंगरेप हुआ और इसके बाद 7 और लोगों की हत्या कर दी गई जो बिल्किस बानो के परिवार के लोग थे और इनमें बिल्किस बानो की अपनी बेटी भी शामिल थी। इस घटना के बाद बिल्किस बानो को गोधरा राहत शिविर पहुंचाया गया और वहां से मेडिकल जांच के लिए उन्हें अस्पताल लाया गया और वर्ष 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई और तब से बिल्किस बानो इंसाफ के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। बड़ी बात यह है कि शुरुआत में पुलिस ने बिल्किस बानो की शिकायत को भी दर्ज नहीं किया था, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले में इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ी। यानी बिल्किस बानो ने इस मामले में बहुत संघर्ष किया है और इसलिए आज का फैसला ऐतिहासिक माना जाएगा। और इस पर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आप देखिए। ये तमाम फैसला और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, उनके बच्चे के, उनकी मां के कातिलों को छोड़ना नरेंद्र मोदी सरकार के उन बुलंदबांग दावों को एक्सपोज करता है। नारी शक्ति के बारे में आज बीजेपी खड़ी भी थी इन तमाम रेपिस्ट के साथ और ये अच्छा पैगाम जाना चाहिए कि कोई रेपिस्ट किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हो उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। और इसीलिए मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि गुजरात की बीजेपी की सरकार और हमारे मुल्क की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे कि ये बहुत गलत उनसे हुआ था। आपने अक्सर ये सुना होगा कि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, हमारे देश की जो अदालतें हैं और जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो असल में तारीख पर तारीख वाली न्याय व्यवस्था है। ये मामला है 2002 का, अब चल रहा है 2024, यानी 22 साल पुराना ये मामला है और इन 22 सालों में भी बिल्किस बानो को पूरा इंसाफ नहीं मिला है।
आज भी जो बिल्किस बानो को इंसाफ मिला है वो आधा अधूरा ही माना जाएगा। और आप सोचिए 22 सालों में अभी तक हमारे देश की कानून व्यवस्था, हमारी सरकारें या पूरी की पूरी जो व्यवस्था जो हमने बनाई है वो ये तय नहीं कर पाई कि वो लोग जो बिल्किस बानो के बलात्कारी थे उनको कितनी सजा मिलनी चाहिए, उन्हें कैसे उनकी सजा माफ हो गई। और जब इस तरह की खबरें हमारे देश की बाकी की महिलाएं देश की देखती हैं तो उनका विश्वास भी न्याय व्यवस्था पर उठता है, उनका विश्वास भी कम होता है। इसलिए आज जो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है ये बहुत ऐतिहासिक माना जाएगा। और आज के फैसले के बाद शायद हो सकता है अब ये कहा जाए कि बिल्किस बानो को अंततः इंसाफ मिल गया, वरना अभी तक 22 सालों में भी बिल्किस का जो इंसाफ था वो अभी तक आधा अधूरा ही रहा था। निंदकों को दंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो खुद ही दंडित हैं, क्योंकि हर रात आप चैन से सोते हैं और वो ईर्ष्या के कारण सो नहीं पाते।